थोड़ा सा ना बजट पे आते हैं। बजट सेशन शुरू हो रहा है और उमर साहब ने 2-3 लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं दिल्ली से आने के बाद। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब स्टेक होल्डर्स से डिस्कस किया, बात किया। ही वांटेड टू प्रेजेंट द बजट जो हकीकत वाला बजट। बिल्कुल, आपके चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब के पास ही पावर डिपार्टमेंट है। आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन इस पे आपको घेर सकती है? नहीं, घेर नहीं सकती। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पावर डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, खुद मॉनिटर करते हैं। और जो पहले पावर की हालत थी वो ऐसी हालत नहीं है। 1.25 साल में अगर आप ऑनेस्टली बताएं, आप उमर साहब के काम को या उनकी सरकार के काम को किस तरह देखते हैं? स्टेट चलाना एक अलग चीज है और यूटी में आप कई चीजें जो होती हैं आप डिपेंडेंट होते हैं। हमारा जो बजट भी बनता है यूटी का वो भी दिल्ली से बन गया। मगर अब आप ही हेल्पलेस शो करें अपने आप को, या आपकी सरकार करेगी हमारे पास पावर नहीं है, तो लोगों को लगता है कि जब सरकार ये कह रही है तो फिर आम आदमी, आम नागरिक क्या करेगा? यूटी में आप कई चीजों पे डिपेंडेंट हैं। स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, जिस तरह हमारी बाकी रियासतों को स्टेटहुड रिस्टोर हुआ है, ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है कि स्टेट को यूटी बनाया गया। आपको ट्रस्ट है कि आपके टेन्योर में स्टेटहुड वापस आएगा? हमें उम्मीद है कि जो वादा द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने कहा कि हम आपका स्टेटहुड रिस्टोर। अब मुझे बताइए, जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा सही समय आएगा, तो आपको लगता है सही समय है? सही समय तो क्योंकि लोग देख रहे हैं सीएम साहब की तरफ कि कुछ मिनिस्टर्स हो रहे हैं, क्योंकि 6 मिनिस्टर से काम नहीं चलता। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है, सही टाइम पे सही समय में उनको जब लगेगा तो वो बनाएंगे। तो हर बार आप लोग यही आरोप लगाते हो कि ऑपोजिशन ने कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं आने दिए, कई चीजें नहीं होने दी और पब्लिक का काम रोक दिया। आप अपोजिशन करना चाहते हैं, लेकिन वो अपोजिशन कीजिए, एक हेल्दी अपोजिशन कीजिए जिससे हम स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। तो एलोकेशन ऑफ फंड्स में डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा, और कुछ बीजेपी एमएलए ने ही सीधे बात रख दी कि अलग जम्मू होना चाहिए, सेपरेट स्टेट। पहली बात यह है कि ये बिल्कुल गलत है जी, एलोकेशन में ये हुआ है। अच्छा, सो इस किस्म की बातें करनी कि भाई जम्मू अलग कश्मीर अलग, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। पोजीशन है आपकी, पीडीपी है, उसमें सजाद लोन है, हालांकि कश्मीर में आपकी छोटी अपोजिशन है, पर जो भी है वो ये कहते हैं कि उमर साहब केंद्र के साथ मिलकर चीजें कर रहे हैं और अब उनके साथ कोई अंदर से इनकी सेटलमेंट हो चुकी है। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है, लोग जानते हैं कि इनका पास्ट क्या है, ये क्या है। अपोजिशन में आके आप एक बोली बोलते हैं और जब आप रूलिंग पार्टी में होते हैं तो आप दूसरी बोली बोलते हैं। हम कश्मीर में हैं और पहली बर्फ गिर चुकी है, दूसरी बर्फ भी शायद जल्दी गिरेगी, मगर उसके साथ साथ ही जम्मू में जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन 2 फरवरी से शुरू हो जाएगा। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी कि इस बार ऑपोजिशन की तेज आती बॉल्स को कैसे खेलना है, सीधा खेलना है, कवर में खेलना है, लेग साइड खेलना है। और आज के स्ट्रेट ड्राइव में मेरे साथ खास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और उड़ी से एमएलए डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी साहब हैं। और बड़ी बात यह है कि नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में, यानी कि नॉर्थ के इंचार्ज भी है जिसमें करीबन 18 एमएलए आते हैं। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है, क्योंकि उमर साहब ने कुछ बैठकें भी की हैं बजट से पहले। तो डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है स्ट्रेट ड्राइव में खास तौर पे। थैंक यू दीपक जी। अब बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या स्ट्रेटेजी, सीधे यहीं से चलते हैं, 2 तारीख से बजट शुरू हो रहा है। स्ट्रेटजी क्या है, बजट सेशन है और लोगों ने, अपने नुमाइंदों ने मुद्दे उठाने हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के और बिलखुसूस इलाकों के, और जो कमी पेशियां हैं डेवलपमेंट सेक्टर पे या अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर या रिगार्डिंग जो बैकअप नहीं है हमारे, खास तौर पे जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं उनमें जो कमी पेशियां हैं एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, पीडब्ल्यूडी सेक्टर में, पीडीडी सेक्टर में, पीएचई सेक्टर में, तो ये मुद्दे जो हैं एमएलएज को इसका मौका मिलता है अपने मुद्दे उठाने का और सरकार को बताने का कि हमारे वहाँ पे क्या क्या हालात हैं, हाउ टू इम्प्रूव द सिस्टम, हाउ टू डिलीवर द थिंग्स। और लोगों, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सरदारी जो है वो आवाम का हक है। जिस समय हम ये प्रोग्राम शूट कर रहे हैं हम कश्मीर में हैं और कश्मीर में अच्छी खासी सर्दी भी है, बर्फबारी हुए भी 2-3 दिन हुए हैं और इसलिए काफी सारे लिंक रोड, स्टेट हाईवेज बंद हैं। ऐसे में पावर और पानी
यानी कि जल शक्ति विभाग और पावर डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो है मेन सामने आ जाते हैं, फोकस में आ जाते हैं। और ऐसे में आपके चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब के पास ही पावर डिपार्टमेंट है। आपको लगता नहीं है कि ऑपोजिशन इस पे आपको घेर सकती है? काफी ज्यादा दिक्कत, बिजली की किल्लत आ रही है। नहीं, घेर नहीं सकती है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब से गवर्नमेंट आई है, पिछले साल भी आप देखेंगे कि खास तौर पे सर्दियों में कश्मीर में पावर काफी इम्प्रूव रहा। और अभी तक मैं जम्मू सिर्फ एक बार गया हूँ और यहाँ पे पावर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट सिस्टम है, इम्प्रूवमेंट आई हुई है जी। और हम ये हमेशा कहते हैं कि भाई जो पोटेंशियल हमारे पास है पावर का, उसको यूज किया जाए। और जैसे मेरे यहाँ मुहरा पावर प्रोजेक्ट है, हेरिटेज प्रोजेक्ट है, हम उसको हेरिटेज प्रोजेक्ट में लेना चाहते हैं। महाराजा के टाइम में ये इट वाज द ओनली पावर प्रोजेक्ट, तो उसको हम लेना चाहते हैं। जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरा डीपीआर बना हुआ है, उसके भी टेंडर्स हो रहे हैं, चंदनवाड़ी 7 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो पावर की किल्लत नहीं होनी चाहिए आने वाले टाइम में। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने ये पावर डिपार्टमेंट अपने पास रखा है, वो खुद मॉनिटर करते हैं। और जो पहले पावर की हालत थी वो ऐसी हालत नहीं है। हाँ, पिछले दिनों बर्फ पड़ी, ऊपर वाले की मेहर हुई, रहमत थी, क्योंकि चिले कलान में जो बर्फ पड़ती है उसका असर जो है अगस्त सितंबर तक रहता है। और ये बर्फ पड़ने से ये हो गया कि इट्स ऑल ओवर जो है कश्मीर वैली में बर्फ पड़ी, उससे ये चीज हुई कि जमीनों को भी पानी मिला, दरख्तों को भी पानी मिला। और जो है पानी की जो किल्लत थी, जो हमें थोड़ा परेशान की जा रही थी कि आने वाले टाइम में अगर बर्फ नहीं पड़ी तो पानी की जो है पीने की ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी परेशानी हो जाएगी। जैसे जिस तरह आपने कहा कि एमएलएस क्योंकि जरूर सरकार से बात करेंगे, बजट सेशन इसी के लिए होता है कि लोगों की बात की जाए। आपकी भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है पीओके के साथ जुड़ी हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे है, फार फ्लंग एरिया भी काफी है, बिजली की कितनी किल्लत रही खासतौर पे इस दौरान आपके इलाके में? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि चिराग तले अंधेरा। उड़ी में 3 पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उड़ी 1, उड़ी 2 और लोअर झेलम। और हम नॉर्दर्न ग्रिड को पावर देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सबसे पहले खुद कफील हो जाएं उड़ी में। उसके लिए काम जारी है। जैसे 50 MVA का जो मैं डिमांड कर रहा हूं कि 50 MVA का ट्रांसफार्मर लगे, उससे हमारे जो पावर सेक्टर को उसको काफी बूस्ट मिलेगा। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत शुक्रगुजार हूं कि RDDS स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है वहां पे इम्प्लीमेंट हुई है, RDDS 1, उसमें हमारे 11 kV को स्ट्रेंथन हुआ है। 11 kV की जो लाइन्स थी उनको हर जगह पोल पहुंच रहे हैं, ट्रांसफार्मर्स मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो 33 kV है उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसमें जो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो 33 kV को स्ट्रेंथन करना है। और ये 2 चीजें जब हो जाएंगी, और मैं चीफ मिनिस्टर साहब का एक और बात पे भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वहां पे हमारे 2 रिसीविंग स्टेशंस को अपग्रेड किया, 6.3x2 किया, दैट इज नूरखा एंड बोनियार को। उससे हमारी पावर सप्लाई जो है आने वाले वक्त में अच्छा हो जाएगी। और 50 MVA का ट्रांसफार्मर से हमें जो ये किल्लत होती है, परेशानी होती है, कट ऑफ होता है, कट लगते हैं, वो आने वाले टाइम में खत्म हो जाए। आप अब्दुल्ला परिवार के बहुत नजदीकी भी हैं, आपका परिवार, आप उमर साहब के आपसे भी नजदीकी रिश्ते हैं, सबको पता है। और आप बहुत पुराने सियासी परिवार से भी आते हैं। 1.25 साल में अगर आप ऑनेस्टली बताएं, आप उमर साहब के काम को या उनकी सरकार के काम को किस तरह देखते हैं? देखिए दीपक जी, आपने काफी टाइम से आप सहाफत में हैं जी, और आप जानते हैं कि एक स्टेट होती है और एक यूटी होती है। मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि स्टेट के पावर्स क्या होते हैं और यूटी के पावर्स क्या होते हैं। और 370 वाली जो हमारी स्टेट थी, जिसमें हमारे पास क्या पावर्स थे ये आप जानते हैं। और ये हमारी स्टेट बड़ी खूबसूरत स्टेट थी, जिसमें लद्दाख का हिस्सा भी था, जम्मू भी था और कश्मीर भी था। एक इंटीग्रिटी थी। बदकिस्मती है कि सर को आपने 2 हिस्सों में कर दिया है। आज लद्दाखी भी रो रहे हैं कि हमें जम्मू और कश्मीर के साथ वापस करो, हमें यूटी में नहीं रहना। स्टेट चलाना एक अलग चीज है, और यूटी में आप कई चीजें जो होती हैं आप डिपेंडेंट होते हैं। हमारा जो बजट भी बनता है यूटी का,
वो भी दिल्ली से बन के आता है, मतलब वहां से फंडिंग आपकी आएगी। स्टेट में आप इंडिपेंडेंट होते हैं, स्टेट में कई चीजें जो हैं वो आपके अपने कंट्रोल में होती हैं, लॉज होते हैं वो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलेक्शन से पहले किया कि हम आपके स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे, वो अभी तक 1 साल हो गया, वो पूरा नहीं चलिए अभी तक तो नहीं हुआ, मगर फिर भी कोई अगर आपने रेट करना हो एज ए एमएलए, एज ए सीनियर लीडर, आप क्या देखते हैं? उमर अब्दुल्ला सरकार का पिछले साल जब असेंबली सेशन आया था तो अपने आपसे एक इंटरव्यू किया था, आपने कहा था बहुत जल्दी है कहना, अब तो 1.25 साल हो गया, कैसे देखते हैं? देखिए, जितना हमारे हाथ में है, हम ये कहेंगे कि कहावत है कि भाई उतने ही पांव फैलाओ जितनी चादर है। तो चादर कम मिल रही है, जरा चादर कम मिल रही है, पांव बाहर जा रहे हैं, पांव बाहर जा रहे हैं। यूटी में आप कई चीजों पे डिपेंडेंट हैं, स्टेटहुड रिस्टोर हो जाए, जिस तरह हमारी बाकी रियासतों को स्टेटहुड रिस्टोर हुआ है, ये पहली मर्तबा हिस्ट्री में हुआ है कि स्टेट को यूटी बनाया गया है। पर सज्जाद साहब, जब चुनाव लड़े गए थे तब आपकी पार्टी को पता ही था कि ऐसा होगा, और कश्मीर के लोगों ने भी, इवन जम्मू के भी, आप देखिए जम्मू से भी एमएलए आपको मिले, लोगों ने आप पे ट्रस्ट जताया कि आप कुछ बेहतर करके लाएंगे, मगर अब आप ही हेल्पलेस शो करें अपने आप को, या आपकी सरकार करेगी हमारे पास पावर नहीं है, तो लोगों को लगता है कि जब सरकार ये कह रही है तो फिर आम आदमी, आम नागरिक क्या करेगा? आपको ट्रस्ट है कि आपके टेन्योर में स्टेटहुड वापस आएगा? हमें उम्मीद है कि जो वादा द फ्लोर ऑफ द हाउस, देखिए पार्लियामेंट हमारा डेमोक्रेसी का मक्का है, हम उसको कहेंगे। तो पार्लियामेंट में अगर होम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि हम आपका स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे इलेक्शन के बाद, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन जो है स्टेटहुड रिस्टोर किया जाए, अब इससे पीएम जम्मू में आके रैली में कहता है कि हम इलेक्शन के बाद, यहाँ कश्मीर में भी सोनमर्ग की टनल में जेड मोटर में कहा उन्होंने कहा कि हम आपका स्टेटहुड रिस्टोर। तो अब मुझे बताइए, जब प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने ये भी कहा सही समय आएगा, तो आपको लगता है सही समय है? सही समय तो देखिए, हम ये कहेंगे कि सही समय जो चीजें कही जाती हैं, अगर आप सिंसियर हैं कश्मीर को लेकर, तो आपको फौरी तौर पे स्टेटहुड को रिस्टोर करना चाहिए, लोगों की उमंगों को समझना चाहिए, लोगों की परेशानियों को समझना चाहिए, और हमें ये देखना है कि हमें इस जो हमारा ताज है, ये ताज कैसे फूले। सर बहुत सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, सियासत को भी जानते हैं और अपनी पार्टी को भी अंदर से। ये तो सारा कुछ हमने जो बात कही, ये बयान प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के थे जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस के पब्लिक में दिए गए। बहुत बार चीफ मिनिस्टर साहब प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से मिलके भी आते हैं अकेले, कभी डिस्कस होता है विद इन द पार्टी की भाई क्या कह रही है सरकार, केंद्र क्या बोल रही है? हमेशा ये कहते हैं कि हम करेंगे एंड हम देंगे। अब वही बात है कि कब देंगे। अब इस साल आपका डिलिमिटेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, आपकी 33% रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स का मसला भी बिल्कुल है, और हमारी डिलिमिटेशन एक बार हो चुकी है, क्या हमारी फिर 33% सीटें और बढ़ेंगी? और जी एक बात मैं आपको कह दूं दीपक जी, आप पूछ रहे हैं, डिलिमिटेशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी पॉपुलेशन। बिल्कुल, पिछली बार की जो डिलिमिटेशन हुई है, we are not satisfied with that delimitation। वो तो आपकी पार्टी का आप जानते हैं कि आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 1,05,000 पे मुश्तमिल है, आज और बढ़ गई होगी। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी 40,000 पे है, बिल्कुल है, 35,000 वोट्स के ऊपर है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और हम चाहेंगे कि अगर जैसे भी आपने सही में, सॉरी आपकी बात बीच में इंटरप्ट करूं, आपको लगता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन जो हम पहले मानते थे कॉन्स्टिट्यूएंसीज या डिलिमिटेशन में हुआ, उसको ठीक करने के लिए और ज्यादा चीजें खराब कर दी, खराब हुई, बिल्कुल खराब हुई। आप देखिए कि मतलब आप बराबर कीजिए ना, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वली करनी है तो आप ये कीजिए कि चलो 60,000 का आप एक रखिए कि भाई 60,000 के ऊपर डिलिमिटेशन करेंगे या 70,000। मगर ये दर्द केवल आपका नहीं है या कश्मीर के एमएलए का नहीं है, जम्मू के भी है, क्योंकि जम्मू में भी ऐसा ही हुआ, वहां भी बहुत सारे लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिलिमिटेशन से सेटिस्फाई नहीं है। ओवरऑल सिस्टम आप मुझे बताइए, मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल बताता हूँ। हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में हंदवाड़ा टाउन जो है उसको जो है लंगेट के साथ डिलिमिटेशन में किया। दिस इज बिजार। हाउ कैन एक कॉन्स्टिट्यूएंसी आप हंदवाड़ा बोल रहे हो, उसका टाउन आप
लंगेट के साथ कर रहे हैं। मतलब ये क्या डिलिमिटेशन की गई, और कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बीच में गैप छोड़ के आगे के साथ आगे की जोड़ा तरफ हुआ। कर दिया गया। तो मतलब ये मैं ये चाहूंगा कि अब की बार जो डिलिमिटेशन हो तो बराए मेहरबानी करके बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे आप कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका बराबर हिस्सा कीजिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी लीजिए आप पूरी, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे लंबी कॉन्स्टिट्यूएंसी, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कश्मीर डिवीजन, उसको और 6 हल्के ऐड किए गए। मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ उन इलाकों का मेरे साथ होना जी। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे मतलब माय कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो है उसको और आपने वो कर दिया, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन के टाइम हमें 2 महीने से कम नहीं लगता है, तो ऐसी ऐसी जगहों पे डिलिमिटेशन करनी चाहिए। जैसे आपने पार्डर में किया, आपने वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई, पार्डर जी बड़ा दूर दराज इलाका है तो उसको आपने 40,000 के ऊपर किया, तो यहां भी आपको ऐसे करना चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपकी डिलिमिटेशन ठीक होगी। थोड़ा सा ना बजट पे आते हैं, बजट सेशन शुरू हो रहा है और उमर साहब ने 2-3 लगातार बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं दिल्ली से आने के बाद, सेशन से पहले। आपके फादर साहब एक ऐसे समय में फाइनेंस मिनिस्टर थे जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी विद स्पेशल स्टेटस, और फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर सीएम सबसे पावरफुल मिनिस्टर हुआ करते थे। आप उस चीज का एक्सपीरियंस भी आपके पास है। आज जो बजट आप लोग तैयार कर रहे हैं इस पर काफी मुशक्कत की है सीएम साहब ने, कुछ खास चीजें इन्वॉल्व की जा रही हैं कि केंद्र से गुजारिश की जाएगी कि कुछ एक्स्ट्रा बजट लाया जाए इस पर? देखिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की सबसे बड़ी खुसूसियत देखिए, इससे पहले कभी नहीं हुआ कि उन्होंने स्टेक होल्डर्स को, वेदर दे आर एमएलएस, वेदर दे आर चैम्बर, आम नागरिक है, उन्होंने मीटिंग्स की जम्मू में भी और श्रीनगर में भी, अभी भी जम्मू में मीटिंग्स जो जारी है। उन्हें हर एमएलए से बात की, पूछा कि तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या प्रायोरिटी रखनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने सब स्टेक होल्डर्स से डिस्कस किया, बात किया। ही वांटेड टू प्रेजेंट ए बजट जो हकीकत वाला बजट, बिल्कुल जो जिस बजट में लोगों की खुशहाली की बात हो, जिसमें लोगों की बढ़ोतरी की बात हो, जिसमें लोगों की परेशानियों को कम किया जाए जी। तो सीएम साहब कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा बजट प्रेजेंट किया जाए, और हमें उम्मीद है कि हमारे बजट को सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी, यूटी का पैक्स, क्योंकि देखिए हमारा इसका जो बजट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके आता है एमएचओ पे जी। अदरवाइज अगर स्टेट होती तो हम खुद कुछ टैक्स लगाते जी। हमें कुछ चीजें जो है हमारे हाथ में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा बजट प्रेजेंट करें जिससे शुड बी पीपल्स फ्रेंडली ओरिएंटेड बजट, उसी में पहल कर रहे हैं ऑनरेबल सीएम साहब, और मुझे उम्मीद है कि उसमें हम कामयाब हो जाएंगे। सर साहब काफी सारी चीजें निकल के आ रही हैं, आप पार्टी के सीनियर नेता अंदर की बातें जानते हैं कि जो 3 मिनिस्टर्स अभी और बनाए जा सकते हैं अगर यूटी है तो शायद बजट सेशन के बाद कैबिनेट जो है एक्सपेंशन होगा, और आपका नाम भी सबसे ऊपर उसमें लिया जा रहा है। क्या आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे उसमें? क्योंकि लोग देख रहे हैं सीएम साहब की तरफ कि कुछ मिनिस्टर्स और आए, क्योंकि 6 मिनिस्टर से काम नहीं चल रहा है। आपको भी आपकी बात सही है, 6 मिनिस्टर से काम नहीं चलता है। 6 मिनिस्टर हमारे बहुत काम कर रहे हैं, ओवरबर्डन है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि अगर हमारी स्टेट होती तो हमारे पास 14 मंत्रालय होते, 14 मिनिस्टर बन सकते थे। यूटी की वजह से हमारे पास सिर्फ 8 मिनिस्टर बन सकते हैं। तो 5 बन चुके हैं, 3 ही स्लॉट्स खाली हैं। ये हमारी लीडरशिप का प्रेरोगेटिव है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है। सही टाइम पे सही समय में उनको जब लगेगा तो वो बनाएंगे। हम पार्टी के एक अदना से वर्कर। नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जवाब आ गया आपका, सही समय पर जब लगेगा। नहीं तो समय तो सही है, समय देखिए वही बात है कि हमें लगता है कि जिस तरीके से है कि शायद बजट सेशन के बाद एक्सपेंशन हो सकती है, चेयरमैन भी बन सकते हैं जी। और ये प्रेरोगेटिव जो है हमने पार्टी ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब को दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब को दिया है कि वो अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे, और जो डिसीजन पार्टी हाईकमान का होगा एज ए पार्टी वर्कर वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तीनों नए मिनिस्टर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही होंगे या कांग्रेस को दोबारा से एक बार ऑफर किया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस तो कह चुकी है स्टेटहुड नहीं आएगा। नहीं, कांग्रेस ने ऑलरेडी कह चुकी है कि बस स्टेटहुड से पहले हम नहीं करेंगे, और इसलिए
जब भी एक्सपेंशन होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मिनिस्टर्स होंगे। अच्छा, बीजेपी पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं। आप ही नाम्स हैं कि अब इस बजट सेशन में हमने सरकार की काफी सारी खामियों को निकालना है वो, तो आपको लगता है कि इस बार का सेशन जो है, जैसे पहली बार जो 2 सेशन हुए हैं जब से सरकार बनी है, तो हर बार आप लोग यही आरोप लगाते हो कि ऑपोजिशन ने कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल्स नहीं आने दिए, कई चीजें नहीं होने दी और पब्लिक का काम रोक दिया। इस बार अगर बीजेपी पूरा हो हल्ला करेगी तो किस तरह से सरकार का प्लान है कि इसको हाउस को चलाना है? देखिए, हल्ला से कोई मुतालबे पूरे नहीं होते हैं। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव विज़ पीपल। हमें लोगों ने इलेक्ट किया है जी, और लोगों की हम पे उम्मीदें हैं। लोग चाहते हैं कि हम उनके मुद्दे असेंबली में उठाएं। बिल्कुल। तो मैं अपोजिशन से भी यही कहूंगा कि भाई आप तनकीद बराए तनकीद नहीं कीजिए। आपने मुखालफत करनी है, आप अपोजिशन में हैं, आप करेंगे जी, लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, तनकीद बराए तामीर कीजिए। आप अपोजिशन करना चाहते हैं लेकिन वो अपोजिशन कीजिए, एक हेल्दी अपोजिशन कीजिए जिससे हम स्टेट को आगे ले जा सकते हैं। तो वो अपोजिशन कीजिए क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं जी। अवाम, सरदारी अवाम का हक है और लोग आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। हल्ला जुल्ला करके आप अपनी नाकामियों को छुपा नहीं सकते हैं। तो एमएलए के ऊपर पूरी नजर होगी, जम्मू के सब एमएलए की नजर होगी अब अपोजिशन वालों पे, और श्रीनगर में भी लोगों की नजर होगी अपोजिशन के पास कि आप कौन से मुद्दे असेंबली में ला रहे हैं। जैसे कुछ कंट्रोवर्सीज हुई है इस सेशन से 2-3 महीने पहले में, उसमें सबसे बड़ी एक चीज ये निकल कर आई कि जम्मू को एलोकेशन ऑफ फंड्स में डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है उमर अब्दुल्ला सरकार द्वारा, और कुछ बीजेपी एमएलए ने ही सीधे बात रख दी कि अलग जम्मू होना चाहिए, सेपरेट स्टेट। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अब जम्मू एज ए सेपरेट स्टेट दोबारा एक बार देखिए खुजरिया साहब, मैं आपको एक बार बताऊं। पहली बात यह है कि ये बिल्कुल गलत है जी कि अलोकेशन में ये हुआ है। अच्छा, आप फाइनेंस में जाके देखिए, कई डिपार्टमेंट्स में, कई में अलोकेशन जम्मू की ज्यादा है कश्मीर के मुकाबले में। ये हवा में बातें करते हैं, हवा में बातें करनी नहीं होती है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूँ, असेंबली सेशन में आप मिलिए मुझे और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस डिपार्टमेंट में, किस सेक्टर में जम्मू में ज्यादा अलोकेशन हुई है, कश्मीर में कम हुई है, कहीं में कश्मीर में ज्यादा हुई है। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन टोपोग्राफी, डिपार्टमेंट्स, कौन सी, जहाँ देखिए यहाँ टूरिज्म है, बिल्कुल, यहाँ टूरिज्म को ज्यादा फरोग देना, यहाँ अलोकेशन ज्यादा हो। इस तरह हर डिपार्टमेंट का अपने हिसाब से करना। बाकी कभी डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने, मेरे वालिद साहब ने अपने टाइम में कभी ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं की है, कभी अलोकेशन नहीं हुए। शेख साहब के टाइम कभी डिस्क्रिमिनेशन। और हमारी एक स्टेट बड़ी खूबसूरत स्टेट थी। मुझे जाती तौर पे दुख होता है कि ये एक, मतलब हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, बिल्कुल, ये हमारा गुलिस्तान था। वो बताओ कि हम, लद्दाख भी हमारे साथ है, जम्मू भी हम साथ है, कश्मीर भी है। आप देखिए गवर्नर रूल में 5 साल आपने दरबार में बंद कर दी। बिल्कुल, पिछले साल हमने दरबार में स्टार्ट किया और इस साल फुल फ्लैग दरबार में जम्मू में लिया। क्यों? हम, हमारा ब्रदरहुड जो था ना, वो जो भाईचारा था जम्मू और कश्मीर का, वो आई जस्ट वांट दैट थिंग शुड बी बैक। देखिए 90s में जो मिलिटेंसी पीक पे हुई जी, तो जम्मू वालों ने ओपन आर्म्स, खुले आम, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सबको एक्सेप्ट किया। वो लोग वहां मिलिटेंसी के पीक ऑफ मिलिटेंसी में वहां आराम से रहते थे। मैं उसी जम्मू कश्मीर को देखना चाहता हूं। मैं उसी जम्मू कश्मीर की रियासत को देखना चाहता हूं जिसमें लद्दाख भी हमारा, आज करगिल वाले भी आपके साथ नहीं जाना चाहते, वो भी यूटी के साथ नहीं जाना। कल करगिल में आप रेफरेंडम कीजिए, करगिल वालों से पूछिए, वो आप कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। सो इस किस्म की बातें करनी कि भाई जम्मू अलग, कश्मीर अलग, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, इस कल्चर के खिलाफ है। जम्मू और कश्मीर रियासत महाराजा के टाइम भी हम एक थे, उसके बाद जब आजादी का ये हुई उस वक्त भी हम एक थे। हमने टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया और हमने इस हिस्से को अपनाया। हालांकि बीजेपी एज ए पार्टी उन्होंने भी स्नब किया इस डिमांड पर। उन्होंने कहा कि हमने तो स्टेट का भी विस्तार करना है। तो इसका मतलब है स्टेट को बड़ा करने के मामले पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी एक ही पेज पे है। देखिए, पेज पे होना अलग बात है। हम ये कहते हैं, हमारी पहले से भी डिमांड रही है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हमारी स्टेट का हिस्सा है। इट शुड बी ब्रॉट बैक। आज आपका ले वाला भी कहता है मुझे जम्मू कश्मीर के साथ वापस ले लो, करगिल वाला भी कहता है। सो ये कुछ एलिमेंट्स कहते हैं जिनका अपना काम होता है कहना और न्यूज बनाना। ये न्यूज बनाने के लिए कहते हैं,
जम्मू और कश्मीर को कोई अलग नहीं कर सकता है, जम्मू और कश्मीर एक ही है, कश्मीर ठीक में है। जो सजाद साहब ऑपोजिशन है आपकी, पीडीपी है, उसमें सजाद लोन है, हालांकि कश्मीर में आपकी छोटी ऑपोजिशन है, पर जो भी है वो ये कहते हैं कि उमर साहब केंद्र के साथ मिलकर चीजें कर रहे हैं और अब उनके साथ कोई अंदर से इनकी सेटलमेंट हो चुकी है। देखिए, अपोजिशन का काम है कहना, वो जानते हैं जितनी उनको मदद मिली 2019 के बाद से लेके इस वक्त तक, जितनी फंडिंग उनको मिली, एट द एंड ऑफ द डे पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव रिजेक्टेड देम। महबूबा मुफ्ती को भी पता है, सजाद लोन साहब को भी पता है, अल्ताफ बुखारी साहब को भी पता है। लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि कौन सी जमात है, कौन सी जमात है जो हमारे हित के बारे में सोचती है, जो हमारे बारे में सोचती है। वो जम्मू कश्मीर की अवाम वो जानती है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद जमात है जिसको खिता चनाब से भी, खिता पीर पंजाल से भी, जम्मू से भी और श्रीनगर से भी सीटें मिलती हैं। ये पार्टियां हैं, ये लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है। लोग जानते हैं कि इनका पास्ट क्या है, ये क्या है। अपोजिशन में आके आप एक बोली बोलते हैं और जब आप रूलिंग पार्टी में होते हैं तो आप दूसरी बोली बोलते हैं। ये सियासत नहीं है। और लोग आया है, जनता सब जानती है, जनता को पता है और जनता आपको फैसला। बडगाम और नगरोटा बाई इलेक्शन हारने के बाद गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर साहब कुछ वीक फील कर रहे हैं? नहीं, देखिए, नगरोटा हमारी सीट थी नहीं। वो सीट जो थी, जो हमने अलायंस किया उसको थी तो आप ही की, पर कैंडिडेट समेत बीजेपी ले गई। नहीं, कांग्रेस ने अलायंस में वो सीट हमसे ली जी, जब 2024 का इलेक्शन हुआ। तो इसको भी अलायंस में वही थे, उनको सीट लड़नी चाहिए थी, वो नहीं लड़े। तो तब हमने लड़ा, पहली बात। और दूसरी बात ये है, बडगाम में कहाँ मार हो गई? बडगाम में देखिए, आपके अपने कैंडिडेट ही आपको हरवा गए, आपके एमपी। देखिए, एमपी साहब क्या हरवाएंगे, हरवाती तो जनता है, ठीक है। लेकिन जनता में कहीं थोड़ा गलत चला गया। नहीं, देखिए क्या हुआ कि आप बडगाम को नहीं जानते जी। मैंने बडगाम में कैंपेनिंग, बडगाम की टोपोग्राफी, उसकी पॉपुलेशन वाइज रेशियो हमारे शिया भाइयों का और सुन्नी भाइयों का मिक्स है वो। उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि परसेंटेज ऑफ वोट्स जो बढ़े और जिस तरीके से सारी अपोजिशन इकट्ठी हुई, सारी अपोजिशन जो थी वो इकट्ठे हुई और इकट्ठे होके उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ा। मतलब वो ये कहते थे कि भाई अगर हमें वोट नहीं देना है तो इसको वोट देना जी। तो ये फैक्टर्स थे वहां पे, बड़ी चीजें जो थी वो इसमें सामने आई और सब चीजें मिलके जो चीज हुई है वो बडगाम का। तो साहब, आप एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं जहां कश्मीरी स्पीकिंग भी है, पहाड़ी स्पीकिंग भी है और डोगरी स्पीकिंग भी है। आप भी सारी भाषाएं बोलते हैं और आपके परिवार का नाम, आपके वालिद साहब का नाम ही उड़ी के साथ जुड़ता है, यानी कि उन्हें शफी उड़ी उस कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम के साथ, इतना पुराना आपका सियासी परिवार है। आजकल जिस तरह से एक यूजीसी एक्ट आया है और दूसरा जेएंडके में रिजर्वेशन को लेकर बात हो रही है, आप कैसे देखते हैं उस सारी चीजों को कि रिजर्वेशन को लेकर हमारी स्टेट में तो 70 से ऊपर जा चुकी है? आपको लगता है वो कमेटी, सब कमेटी बैठी हुई है और वो उसने अपनी रिपोर्ट भी दी हुई है और मुझे लगता है कि ओपन मेरिट जो है वो 50% होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी और सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि 50% जो है वो हमें ओपन मेरिट को देना। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में पहाड़ी भी हैं और मेरे गुजर भाई भी रहते हैं और हमारा कल्चर, एथनिसिटी जो है बिल्कुल उसी बेसिस पे जो हमारे कश्मीरी भाई भी हैं वो भी तीनों लैंग्वेज जानते हैं जी। इट्स देखिए ST2 जो है इट्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी, बिल्कुल, इट्स नॉट बेस्ड ऑन कास्ट। कोई भी रिजर्वेशन जो है वो कास्ट बेस्ड नहीं होती है जी। और हमें ये चीज समझनी है, इट्स बेस्ड ऑन, जैसे राजौरी पुंछ होल को एथनिसिटी बेसिस पे, वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट में जो बचा है उसको भी ST मिली है जी, राजपूत को भी मिली है, ब्राह्मण को भी मिली है, लोन को भी मिली है, डार को भी मिली है, पहाड़ी बोलने वाले को भी मिली है। सो इट्स बेस्ड ऑन एथनिसिटी एंड कुछ जगहों पे रिजर्वेशन जरूरी भी है। देखिए हम उड़ी की बात करेंगे, बैकवर्ड इलाका है, दूर दराज इलाका है, LOC का इलाका है। जब भी जंग होती है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ब्रांट हमने लिया जी।
तो कुछ चीजें तो हम लोगों को मिलनी चाहिए, जी। क्योंकि हम यहाँ पे लोगों को जो एजुकेशन मिल सकती है वहां नहीं मिल सकती। वहां से जो बच्चा आएगा उसको तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए इन चीजों का। सो मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, ओपन मेरिट को 50% है वो ले लें, और जो कुछ जगह चीजें हैं जिनमें हम कमी पेशी कर सकते हैं, जो इलाके जैसे राजौरी पुंछ में आपको आरबी अब नहीं जरूरत है, उसमें ST1 ST2 आ गया। उड़ी में आपको आप सब डिवीजन पूरे को ST1 ST2 दे देंगे तो आरबीए का वो उसका हो जाएगा। EWS है, OBCs हैं, ALC है, ALC काफी हिसाब अब आपका उसमें आ गया। सो उसमें कम करके जो है ओपन मेरिट को 50% है, मुझे लगता है वो सब कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी है, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा इंशाल्लाह। बजट सेशन शुरू, बस समझ लीजिए बजट सेशन शुरू है। बजट सेशन के बाद आपको लगता है कि इस बार जैसे पिछली बार भी बहुत लोगों की बहुत ऐसी डिमांड्स थी, जैसे कि डेली वेजेस, वो पहले वादे किए गए फिर पूरी नहीं हो पाई, इस बार लगता है कि बजट सेशन में कम से कम उनके लिए कुछ रखा गया है, और इस बार सरकार कुछ ऐसी चीज करेगी कि जिससे जनता को लगे कि हमारे लिए कुछ हुआ है। देखिए, और आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो बयान दे चुके हैं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि हो जाएगा। देखिए, डेली वेजर्स के हक में हम बिल्कुल हैं जी। डेली वेजर्स 9,000 रुपए से क्या मिलता है, और ये बेचारे वो डेली वेजर्स हैं जो पिछले 20-25 साल से डेली वेज पे काम कर रहे हैं, और यही लोग हैं जो हमारे मेन डिपार्टमेंट चलाते हैं, PHE, PDD, खासतौर पे हेल्थ, एजुकेशन। तो हम ये कहते हैं कि भाई आप एक लाइन तो ड्रा करें। 25 साल हमने पिछली बार भी कहा कि अगर जिसको जो 25 साल से डेली वेजर है वो रिटायरमेंट के दहाने पे आ पहुंचा है। हम बिल्कुल डेली वेजर्स के साथ हैं। हम कहते हैं कि डेली वेजर्स को मुस्तकिल किया जाए, उससे हमारा सिस्टम भी बन जाएगा, और जो हमारी कमी पेशी है डिपार्टमेंट में वो भी ठीक हो जाएंगी। ये डेली वेजर्स मुस्तकिल हो जाएंगे, हम और डेली वेजर्स लगा सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट बहुत सारे लोग हो रहे हैं, खासतौर पर PHE और PDD, ये हमारे जिसको कहते हैं शाहराग है जी। अभी देखिए मौसम खराब होता है, पावर कट होता है, तो PDD वालों ने करना है। अगर PDD में हम लोगों को नहीं लगाएंगे, हम PHE में नहीं लगाएंगे, तो हमारी ये बेसिक 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है। एजुकेशन में मेरे वालिद साहब ने RET स्कीम की, और वो इतनी कामयाब हुई कि 70,000 चूल्हे जले। तो इस बार डेली आज वो है सब। हाँ, RETs जो है वो मास्टर ग्रेड बन चुके हैं, और RET उसको प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के लिए लगाए गए थे। अब वो जो मास्टर ग्रेड बन गए वो हाई स्कूल में चले जाएंगे। नीचे हमारे स्कूल सेक्टर में अब कमी आने वाली बिल्कुल। ऊपर से कोरोना टाइम में आप लोगों ने बैन कर दिया टीचर्स को लगाना जी। पिछली बार हमने उसको 50% उसको उठाया है, उसको गलत उसको किया गया, उसको समग्रा में जो लोग लगे थे उनको ये किया गया, RET की तरह किया गया, जो गलत था। सर साहब, उमर अब्दुल्ला साहब पे एक जम्मू में आम धारणा ये बनती है कि उमर साहब जब भी कोई बात करते हैं कश्मीर को ध्यान में रख के करते हैं, जम्मू को नहीं रखते। तो आपको लगता नहीं है कि उमर साहब को थोड़ा सा बैलेंस करके बयान देने चाहिए, जैसे MBBS का इशू हुआ, माता वैष्णो यूनिवर्सिटी, या क्रिकेट का इशू हुआ, या फुटबॉल का इशू हुआ, तो ऐसे में अगर वो बैलेंस करके चले तो जो जम्मू में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी रहे। या फिर कभी पार्टी के अंदर ऐसी बात होती है कि एक तरफ तो नहीं जीते हुए, आखिर सरकार तो पूरे जम्मू कश्मीर की है। नहीं, देखिए आप इसको गलत कॉन्टेक्स्ट से लेते हैं। उमर साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि भाई आप जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने की कोशिश नहीं कीजिए कि इसमें लिस्ट में ये आया तो उस लिस्ट में वो नहीं आया। आप डॉक्टर्स में कश्मीर से ज्यादा आए तो इंजीनियर्स में जम्मू से ज्यादा आए, केस में जम्मू से ज्यादा लोग सिलेक्ट हुए, परसों लिस्ट निकली उसमें जम्मू के लोग ज्यादा सिलेक्ट हुए। और उमर साहब ने कहा कि भाई, उमर साहब ने ये बात कभी नहीं कही। ये आपके मीडिया वाले मरोड़ त्रोड़ के जो ये चीज करते हैं, और ये बात नहीं, ऐसा नहीं है, जो बयान पूरा भी चलाते हैं कई बार, जैसे वो ऐसा बयान दे जाते हैं, तो आपको लगता नहीं है थोड़ा सा उमर साहब पहले से तो मैच्योर हुए हैं, आखिर चीफ मिनिस्टर हैं, 6 साल पहले भी स्टेट चला चुके हैं, पता तो उन्हें है, बट वो थोड़ा सा बैलेंस करे तो शायद पार्टी और उनको खुद को जम्मू में भी फायदा हो। नहीं, देखिए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये भेदभाव नहीं किया है। मेरे वालिद साहब ने 35 साल मिनिस्ट्री की, मैंने कभी भी नहीं देखा कि शेख साहब के टाइम, फारूक साहब के टाइम कभी ये भेदभाव हुआ। ये कुछ लोग इसको बनाते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, फिर वो इंटरव्यू में से यार वो किसी में से एक पॉइंट निकाल के वो उसको पेश कर देते हैं और बता देते हैं जी ऐसा कहा है।
अगर आप पूरा इंटरव्यू किसी का भी देखेंगे तो उसमें ऐसी कोई चीज बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलीव इन द इंटीग्रिटी, नेशनल कॉन्फ्रेंस बिलीव इन जॉइंट, जिसको कहते हैं जम्मू और कश्मीर को हम बिलीव कर, हम पूरे जम्मू और कश्मीर का, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर को एक रखना चाहते हैं। जो जम्मू और कश्मीर हमारा 2019 से पहले था, हम उसी ओरिजिनलिटी में जम्मू और कश्मीर को वापस देखना चाहते हैं। जो सही मीडिया है वो भी तो यही चाहते हैं। दरअसल आजकल मीडिया में कहां कहां बयान जा रहे हैं वो पता भी नहीं चलता, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना ज्यादा है। सजा साहब, नहीं दीपक जी, एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा, मैं असेंबली में ये क्वेश्चन तो जरूर लाऊंगा ये सेशन के टाइम, कि मीडिया में भी जो है वो एक वो होनी चाहिए, एक डेकोरम होना चाहिए। तो आपकी सरकार है, मीडिया पॉलिसी लाइए, मीडिया इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम ये चाहते हैं, देखिए कि ये नहीं है कि हर एक इंसान, दूसरा इंसान उठ के फोन उठा लेता है और वो जर्नलिस्ट बन गया। ठीक। ये जैसे एक डॉक्टर जो है वो एमबीबीएस की डिग्री लेता है और डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर इंजीनियरिंग की डिग्री लेता है वो इंजीनियर बनता है। इसी तरह हम ये चाहते हैं कि मीडिया में भी वो लोग जो मीडिया को जाने, जिनको एक्सपीरियंस है मीडिया का, वो आए, हमारे सर आंखों पे आए और मीडिया करें। चलिए साहब, ऐसा अगर आप करेंगे तो उसमें हमारा पूरा समर्थन है, क्योंकि मीडिया में खुद भी लोग चाहते हैं कि मीडिया भी स्ट्रीमलाइन हो, क्योंकि कम से कम हमारा भी काम एज ए फोर्थ पिलर, एज ए ब्रिज है बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, और बात सही ही जाए तो सही है, क्योंकि सवाल करना हमारा अधिकार है, जवाब देना आपका, मगर जवाब को गलत करना बेसिकली किसी का अधिकार भी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बजट सेशन भी बहुत सही रहेगा और आप ये सवाल भी लाएंगे, और उसके बाद मुझे लगता है कैबिनेट एक्सपेंशन होगा और सज्जाद साहब को जल्दी ही हम मिनिस्टर के रूप में देखेंगे। बहुत धन्यवाद, हमेशा अच्छा लगता है इंशाल्लाह। और आप कश्मीर आए हैं तो आप प्लीज कश्मीर घूमिए, बिल्कुल बहुत खूबसूरत है, और आप गुलमर्ग की वादियों में जाइए और देखिए कि बर्फ से इसकी पूरी हमारी जो है ढकी हुई, और कितना टूरिस्ट आया हुआ है माशाल्लाह। और हम ये दुआ करते हैं कि इसी तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर फूल। बहुत धन्यवाद। तो आज का स्ट्रेट ड्राइव स्पेशल कश्मीर से ही सीधा खेले सज्जाद साहब, क्योंकि पुराने खिलाड़ी हैं इसलिए बहुत अच्छा खेलते हैं, और जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे शायद हम जम्मू लौट चुके होंगे, मगर कश्मीर में बहार है और आप भी सर्दी में कश्मीर जरूर विजिट करिए। बहुत धन्यवाद।